आज 21 अप्रैल 1526 का दिन है। दिल्ली से 90 किलोमीटर दूर भारत के मौजूदा राज्य हरियाणा के शहर पानीपत में एक जंग का मैदान सज रहा है। आज दो बड़े खानदानों और इतिहास के दो बड़े लोगों की जिंदगी और मौत का फैसला होने वाला है। मैदान से वापसी मुमकिन नहीं है। हारने वाले को इसी मैदान में दफन कर दिया जाएगा। एक तरफ पठानों के खानदान लोदी का आखिरी बादशाह इब्राहिम लोदी है, तो दूसरी तरफ अमीर तैमूर और चंगेज खान की नस्लों से पैदा हुआ बाबर है, जिसका पूरा नाम ज़हीरुद्दीन बाबर है। ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि ज़हीरुद्दीन बाबर को माँ और बाप की तरफ से जंगजू फितरत विरासत में मिली है। ज़हीरुद्दीन बाबर कभी सेंट्रल एशिया के इलाके फरगना और समरकंद का हुक्मरान हुआ करता था, लेकिन ज़हीरुद्दीन बाबर के चचा और उसके रिश्तेदारों ने उसे बादशाहत से हटाकर उसे उन इलाकों से निकाल दिया। ज़हीरुद्दीन बाबर ने हार नहीं मानी और वो काबुल आ गया। काबुल को फतह करने के बाद वो वहाँ का बादशाह बन बैठा। हिंदुस्तान पे ज़हीरुद्दीन बाबर का ये 5वां हमला होने वाला है और इस बार वो वापस जाने की नीयत से नहीं, बल्कि यहाँ हुकूमत करने की नीयत से आया है। ज़हीरुद्दीन बाबर के पास सिर्फ 12,000 फौजी हैं, बल्कि इसके मुकाबले में जो सुल्तान है उसके पास 1,000 हाथी और 50,000 सैनिक हैं। लेकिन ज़हीरुद्दीन बाबर के पास एक ऐसा हथियार है जो आज तक इस इलाके में यूज नहीं हुआ था। इस इलाके में इस हथियार के बारे में कोई नहीं जानता, बल्कि इसके दुश्मन को पता ही नहीं है कि आज जो हथियार इस्तेमाल होने वाला है वो तारीख बन जाएगा। ये कौन सा हथियार है, हम जानेंगे आज के इस कमाल के एपिसोड में। मेरा नाम है कैफ और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हिंदुस्तान के पहले मुगल बादशाह ज़हीरुद्दीन बाबर की कहानी, मोहम्मद कैफ की जुबानी। बाबर जानता था कि 12,000 सिपाहियों के साथ इब्राहिम लोदी को हराना नामुमकिन होगा, इसलिए उसने इसके लिए एक मंसूबा बनाया। इसलिए इसने अपनी चाल के मुताबिक अपनी फौज को 3 हिस्सों में डिवाइड किया, लेफ्ट हैंड, राइट हैंड एंड सेंटर। दुश्मन की निगाह से बचने के लिए इसने अपनी फौज को आगे से एक आड़ में खड़ा कर दिया। इसकी बाएं बाजू फौज की तरफ यानी राइट हैंड फौज की तरफ पानीपत शहर था, ताकि दुश्मन इस पर डायरेक्ट हमला ना कर सके। और दूसरी तरफ लेफ्ट हैंड साइड की फौजियों के तरफ इसने एक गहरी खाई खोद दी और उसके आगे लकड़ियों की मजबूत बाड़ लगा दी। और अपनी फौज की सामने की तरफ इसने लकड़ियों को इकट्ठा करके बांध कर खड़ा कर दिया। इन लकड़ियों की आड़ में इसने तीरंदाजों को खड़ा कर दिया और इन तीरंदाजों के पीछे इसने अपना सबसे खतरनाक हथियार खड़ा कर दिया। जी हाँ, इस हथियार का नाम वही है जिसे आज हम और आप तोप के नाम से जानते हैं। ज़हीरुद्दीन बाबर के पास 12 तोपें थीं, जिसे इसने तीरंदाजों और लकड़ियों की आड़ में खड़ा कर दिया ताकि इस पर कोई हमला ना कर सके। जबकि ये तोपें इस तरह तैनात की गई थीं कि वो इस पोजीशन से भी दुश्मन पर गोले बरसा सकती थी। हिंदुस्तान में ये हथियार पहली बार इस्तेमाल हो रहा था और इब्राहिम लोदी को इसका अंदाज़ा ही नहीं था कि यह हथियार किस कदर तबाही ला सकता है। जब इब्राहिम लोदी पानीपत के मैदान में उतरा तो बाबर पहले ही अपना जाल बिछा चुका था। जब इब्राहिम लोदी ने देखा कि दुश्मन की फौज कम है तो इसने अपनी फौज को
دشمن پر کھلے عام حملہ کرنے کا آرڈر دے دیا، لیکن ابراہیم لودھی نے وہی غلطی کری جو راجہ پورس نے سکندر اعظم کے خلاف کری تھی۔ ابراہیم لودھی نے اپنے ہاتھیوں کے ساتھ حملہ کر دیا۔ جوابی کارروائی میں ظہیر الدین بابر نے توپوں کو چلوا دیا۔ توپوں کی گھنگرج کی آواز سے ہاتھی خوفزدہ ہو گئے اور پلٹ کر اپنے ہی سینکوں کو کچل کچل کر مارنے لگے۔ ہاتھیوں کی وجہ سے ابراہیم لودھی کی ہزاروں فوج ماری جا چکی تھی۔ جب ظہیر الدین بابر نے ابراہیم لودھی کا یہ حال دیکھا تو اس نے اپنی فوج کے ساتھ زبردست چڑھائی کر دی۔ جب ابراہیم لودھی کی فوج اس حملے کا مقابلہ نہ کر سکی تو ابراہیم لودھی نے اپنے خاص سینکوں کو اپنے ساتھ لیا تاکہ دشمن کا مقابلہ کیا جا سکے اور ان کے حملے کو ناکام بنایا جا سکے، لیکن وہ بھی ان کا سامنا نہ کر سکا اور مارا گیا۔ جب ابراہیم لودھی کی فوج نے ابراہیم لودھی کی موت کی خبر سنی تو وہ لوگ سر پر پاؤں رکھ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ بابر نے پانی پت کا یدھ جیت کر ہندوستان میں مغل سلطنت کی نیو رکھی اور یہ سلطنت 300 سالوں سے زیادہ تک ہندوستان پر حکومت کرتی رہی۔ ہندوستان پر کسی مسلمان خاندان نے اتنی سالوں تک حکومت نہیں کری تھی جتنی مغلوں نے کری۔ ہندوستان کی جیت کی خوشی میں بابر نے ایک باغ بنوایا جسے بابری باغ کہا جاتا ہے، اور اس نے وہیں پر ایک مسجد بھی تعمیر کروائی جسے آج ہم بابری مسجد کے نام سے جانتے ہیں۔ نہیں، یہ ایودھیا والی بابری مسجد نہیں ہے، بلکہ یہ تو پانی پت والی بابری مسجد ہے۔ یہ بابری مسجد آج بھی پانی پت میں موجود ہے، لیکن وہ باغ کا کچھ حصہ ہی رہ گیا ہے جسے بابر نے بنوایا تھا۔ آج یہ مسجد کابلی والے باغ کی نام سے مشہور ہے۔ ظہیر الدین بابر نے ابراہیم لودھی کو بھی پانی پت کے میدان میں ہی دفن کیا تھا اور اس کی قبر آج بھی موجود ہے۔ بابر پانی پت کا یدھ جیتنے کے بعد فاتحانہ انداز میں دہلی چلا آیا اور دہلی آ کر اس نے بابا نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضری دی۔ وہاں کی جامع مسجد میں بابر کے نام کا خطبہ پڑھا گیا۔ اس کے بعد بابر آگرہ چلا گیا۔ وہاں اسے معلوم ہوا کہ اس کے بیٹے ہمایوں جو اس سے پہلے ہی آگرہ چلا گیا تھا کو کوہ نور پیش کیا گیا ہے۔ یہ کوہ نور گوالیار کے راجہ وکرماجیت کے خاندان کے پاس ہوا کرتا تھا۔ یہ کوہ نور ہیرا ہمایوں کو تحفے کے طور پر دے دیا گیا تھا۔ بابر اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ یہ کوہ نور ہیرا اتنا قیمتی ہے کہ اس کی قیمت آدھی دنیا بھی نہیں چکا سکتی ہے۔ جب ہمایوں نے بابر کو یہ ہیرا دیا تو بابر نے اپنے بیٹے کو یہ ہیرا واپس کرتے ہوئے تحفے میں دے دیا۔ اب ظہیر الدین بابر کے راستے کی ساری رکاوٹیں ختم ہو گئی تھی، لیکن اب بھی ایک چھوٹا سا مسئلہ باقی تھا۔ جیتنے کے بعد سارا شاہی خزانہ اب تک لودھی خاندان کے پاس موجود تھا۔ ابراہیم لودھی کا خاندان آگرہ کے قلعے میں رہتا تھا۔ ظہیر الدین بابر نے ابراہیم لودھی کی ماں سے بات چیت کری اور کہا کہ شاہی خزانہ اس کے حوالے کر دیا جائے، لیکن ابراہیم لودھی کی ماں نے کہا کہ وہ خزانہ آپ کو دے دیا جائے گا، اس کے بدلے میں آپ کو ہمارے لیے آگرہ کے قلعے سے 1 میل دور ایک محل تعمیر کروانا ہوگا جہاں ہم رہا کریں گے، اور اس نے اپنے خاندان کے لیے ظہیر الدین بابر سے زمینیں بھی مانگی۔ ظہیر الدین بابر نے ابراہیم لودھی کی ماں کی ساری شرطیں مان لیں اور اس طرح قلعے کے دروازے ظہیر الدین بابر کے لیے کھل گئے۔ لیکن
दूसरी तरफ इब्राहिम लोदी की मां दिल ही दिल में ज़हीरुद्दीन बाबर के कत्ल का प्लान बना रही थी। इब्राहिम लोदी की मां ने बाबर के बावर्चियों को रिश्वत देकर बाबर के खाने में जहर मिलवा दिया। बाबर ने जब ये खाना खाया तो वो तुरंत बीमार होने लगा और उसे उल्टियां होने लगी। उसने तुरंत हुक्म दिया कि ये खाना जानवरों को खिलाया जाए। उसके हुक्म की तामील करते हुए 2 जानवरों को बुलाया गया, जिसमें से एक चील और एक कुत्ता था। उन्हें ये खाना खिलाया गया। जानवर बीमार तो हुए लेकिन मरे नहीं, और ज़हीरुद्दीन बाबर भी फौरन इलाज शुरू हो जाने के कारण जिंदा बच निकला। जब तहकीकात की गई तो बावर्ची के साथ 2 मर्दें और 2 औरतों को मुजरिम करार पाया, जिसमें से एक मर्द को तुरंत मरवा दिया गया, जबकि दूसरे मर्द की खाल खिंचवा दी गई और बावर्ची की भी खाल खिंचवा दी गई। एक औरत को गोली मार के मरवा दिया गया, जबकि दूसरी औरत को हाथी के पांव तले कुचल दिया गया। इब्राहिम लोदी की मां को बाबर बुआ कहता था, मतलब वो उसे मां का दर्जा देता था। लेकिन जब बाबर को इब्राहिम लोदी की मां की साजिश के बारे में पता चला तो इसने इसकी मां को कैद कर दिया और सारा मालो दौलत छीन लिया गया। जबकि दूसरी तरफ इब्राहिम लोदी की मां के तमाम खानदान को काबुल भेज दिया गया। काबुल में बाबर का बेटा कामरान मिर्जा हुकूमत चला रहा था। इतिहास में कुछ ऐसा भी मिलता है कि बाद में इब्राहिम लोदी की मां ने दरिया में कूदकर खुदकुशी कर ली थी। बहरहाल जो भी हो, ज़हीरुद्दीन बाबर अब बादशाह बन चुका था। ये वही ज़हीरुद्दीन बाबर था जब अपने ही रिश्तेदारों की साजिश की वजह से ये फरगना से निकलकर अपने चंद वफादारों और अपनी मां के साथ जंगलों में छुपने पर मजबूर हो गया था। अब वही बाबर हिंदुस्तान का शहंशाह बन चुका था। लेकिन गद्दी हासिल करना एक काम है और उस पर कंट्रोल बरकरार रखना दूसरा काम है। अब बाबर अपनी सल्तनत को हमेशा कायम रखना चाहता था। सल्तनत को कायम रखने के लिए बाबर को और मुश्किलात का सामना करना पड़ा। हुआ कुछ यूं, राजपूतों के इलाके मेवाड़ का राजा राणा सांगा, जिसने खुद बाबर को हिंदुस्तान पर हमले की दावत दी थी, अब वो बाबर की बादशाहत कबूल नहीं कर रहा था। असल में राणा सांगा ने ये समझा था कि बाबर भी अपने पूर्वज अमीर तैमूर की तरह लूट मार करके हिंदुस्तान से चला जाएगा और राणा सांगा अपनी सल्तनत को और फैला लेगा। राणा सांगा ने बाबर से ये वादा भी किया था कि इब्राहिम लोदी से लड़ाई के वक्त वो बाबर की मदद करेगा। लेकिन जब जंग का वक्त आया तो राणा सांगा ने मुंह फेर लिया, इसलिए बाबर उसे धोखेबाज समझता था। चूंकि राणा सांगा ने ज़हीरुद्दीन बाबर को धोखा दिया था, इसलिए ज़हीरुद्दीन बाबर राणा सांगा से बदला लेना चाहता था। लेकिन 1528 में राणा सांगा की मृत्यु के बाद ज़हीरुद्दीन बाबर की 2 साल के बाद 1530 में मृत्यु हो गई। आज के एपिसोड में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर लिखिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।